नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधे क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अर्थशास्त्र के सेशन में मुद्रा बैंकिंग एवं लोक वित्त वाली सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक लेक्चर नंबर 14 पर, जिसमें आज हमारी चर्चा होगी दोस्तों पब्लिक, प्राइवेट और मेरिट गुड्स पर। जी हाँ, सार्वजनिक वस्तु क्या होती है, निजी वस्तु क्या होती है और उत्कृष्ट वस्तुएं क्या होती है, इन तीनों को का अर्थ समझते हुए तीनों में एक डिफरेंस के साथ में इसको समझेंगे, जिससे कि एक प्रॉपर समझ हमारी इस टॉपिक पर बन पाए। तो दोस्तों, आज के सेशन के बाद में आपकी जो कंफ्यूजन बनी रहती है ना, सार्वजनिक वस्तुओं की या निजी वस्तुएं क्या होती है, उत्कृष्ट, और तीनों में मिक्सअप हो जाता है, तो वो सारी समस्याएं आज के सेशन के बाद में पूरी तरह से सोल्व आउट हो जाएगी, समाप्त तो हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को, आज के सेशन को, और क्रम अनुसार पूरा इसका अध्ययन करेंगे। अच्छा, स्टार्ट करें उससे पहले जो नए स्टूडेंट है वो जान ले कि हमारे द्वारा दोस्तों अभी तक जो है जितने भी सेशन पढ़ाए जा रहे हैं ओपन प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर ही जो सेशन दिए जा रहे हैं आपको, सभी की प्लेलिस्ट यूट्यूब पर ही पूरी तरह से अच्छे से बना दी गई है, सभी सब्जेक्ट की अलग अलग है ना। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अनुसार आप प्लेलिस्ट में विजिट करके प्लेलिस्ट के माध्यम से आप अपने सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। सभी सेशन उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे, पूरे क्रम अनुसार मिलेंगे, और हर एक लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में उसका नोट्स भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा, जहां से आप आसानी से डाउनलोड करके और अपने एग्जाम की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। बीए के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर कंप्लीटली है ना, और इन्हीं सेशनों का आप अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पाएंगे कि बीए फर्स्ट ईयर में पॉलिटिकल साइंस पूरी तरह कंप्लीट है, सेकंड ईयर में पॉलिटिकल साइंस पूरी तरह कंप्लीट है, थर्ड ईयर में पॉलिटिकल साइंस कुल मिलाकर के पॉलिटी वाला जो पार्ट है हमारा बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है, पूरी तरह क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जो आपकी कंफ्यूजन बनी रहती है ना कि सर कुछ समझ नहीं आ रहा है या क्या पढ़े क्या ना पढ़े, तो यार देखिए, अपने सिलेबस को सामने रखिए, उसका टॉपिक देखिए और प्लेलिस्ट ओपन करके और यहां पर उस टॉपिक को मैच करके अपना जो अध्ययन है वो कंटिन्यू रखिए, ठीक है ना। थोड़ी बहुत मेहनत आप भी लोग करेंगे, हो जाएगा इजीली। प्रश्न है आज के टॉपिक से संबंधित, इसको देख लीजिएगा एक बार। चलिए, तो जैसा कि आप जानते हैं आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों थर्ड यूनिट के अंतर्गत सेकेंड टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे सार्वजनिक, निजी और उत्कृष्ट गुण वस्तुओं की। इसके अर्थ को समझेंगे, इसकी प्रकृति को समझेंगे, तीनों वस्तुओं को पूरे व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर है ना। तीनों वस्तुओं को, सबसे पहले सार्वजनिक, उसके बाद निजी वस्तु, उसके बाद गुण वस्तु या उत्कृष्ट वस्तुएं। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूं, ताकि आपका जो अध्ययन है पूरी तरह से एकदम क्लियर, एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ में हो और कोई कंफ्यूजन ना रहे आगे तक चलते, ठीक है ना। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पब्लिक गुड्स की, सार्वजनिक गुड्स की। दोस्तों, सार्वजनिक गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं, या कैसे कहें कि जो सार्वजनिक वस्तुएं होती है ना, वो ऐसी वस्तुएं होती है जिसका आपको प्रत्यक्ष रूप से कोई पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है, या फिर ऐसे समझिए कि सार्वजनिक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती है जिनका उपयोग करने से कोई किसी को रोक नहीं सकता, है ना। जो चाहे उनका उपयोग कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि इन वस्तुओं के निर्माण में प्रत्येक व्यक्ति से इसका पेमेंट जो होता है, इसकी राशि होती है ना, वो वसूल की जाती है। एक बार एक एग्जांपल के माध्यम समझिए। जैसा कि आपको दिख रहा है जो है पब्लिक पार्क्स दिख रहा है ना, तो पब्लिक पार्क में क्या किसी को आने से रोका जा सकता है? नहीं। स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट में मान लेते हैं, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि स्ट्रीट लाइट जो लगाई जाती है, रोड के दोनों तरफ जो लाइट लगाई जाती है, क्या वो स्पेशल लोगों के लिए लगाई जाती है? क्या स्पेशल समाज के विशेष वर्ग के लिए लगाई जाती है? ये सामान्य रूप से सभी के लिए होती है। तो आप कहेंगे सभी के लिए होती है, यहाँ पर कोई भी आ जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी प्रकार से जो आपकी कॉलोनियों में जो ड्रेनेज सिस्टम होता है ना, सभी के लिए अवेलेबल होता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक या दो विशेष घर को छोड़ दिया जाए और वहां पर उसको मना कर दिया कि आपका ड्रेनेज का अटैचमेंट इसमें नहीं होगा, संभव नहीं है। इसी प्रकार से जो हमारे प्रशासन की सुविधा है उसके लिए भी किसी को मना नहीं किया जा सकता। क्लियर है ना। तो ये कुछ सुविधाएं ऐसी होती है, और इस प्रकार की और भी कई सारी सुविधाएं हैं, जिन सुविधाएं या कहे कि ऐसी कई वस्तुएं हैं जिन वस्तुओं के उपभोग से किसी व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता, है ना। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में इसके बारे में समझते हैं, जिससे आपका कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर होगा। सार्वजनिक वस्तुओं को सामाजिक वस्तुओं के नाम से भी जाना जाता है। समाज के, देखिए क्या होता है कि समाज के जो व्यक्ति होते हैं, तो सभी व्यक्तियों की कुछ सामूहिक आवश्यकताएं होती है। समाज के सभी व्यक्तियों की कुछ आवश्यकताएं होती है ना, और उन आवश्यकताओं की मांग करते हैं सभी।
कैसी आवश्यकताएं हो सकती है? सुरक्षा की आवश्यकता होती है, सुरक्षा की, क्योंकि देखिए समाज में जो भी व्यक्ति रहते हैं सबको सुरक्षा चाहिए। इसके अलावा शिक्षा की सबको आवश्यकता है, इसके अलावा स्वास्थ्य की सबको आवश्यकता है, या अधोसंरचनाओं की आवश्यकता है, जैसे ब्रिज वगैरह बनते सरकारी। तो इन सब की आवश्यकताएं प्रत्येक व्यक्ति को होती है, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को। तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जिन वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है ना, उनको ही सार्वजनिक वस्तुएं कहा जाता है। क्लियर हुआ है ना? ठीक है ना? तो ये जो वस्तु होती है ना, ये समाज के द्वारा सामाजिक कल्याण की वृद्धि के लिए, सामूहिक आवश्यकताएं पूरा करने के लिए उत्पादित की जाती है। कुल मिलाकर के जो ये सार्वजनिक वस्तुएं होती है, इनके उपभोग से किसी व्यक्ति को ये बोल करके नहीं रोका जा सकता कि आपने इसका पेमेंट नहीं किया है, या फिर किसी व्यक्ति को इनका उपभोग करने से रोका नहीं जा सकता। सरकार के द्वारा इन सुविधाओं को या इन वस्तुओं को समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए लागू किया जाता है। क्लियर है? एक परिभाषा भी इसमें देख लेते हैं दोस्तों, एक परिभाषा भी अच्छी दी गई है। मसग्रेव साहब के अनुसार कहा है कि देखिए, सार्वजनिक वस्तुएं वह विशिष्ट वस्तुएं होती है जो उपभोग में गैर प्रतियोगी होती है। क्या होती है? गैर प्रतियोगी होती है। मैं एक एक शब्द को आगे बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूं, बस थोड़ा सा बने रहे सेशन में, है ना। क्या कहा उन्होंने? इन्होंने कहा है कि सार्वजनिक वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो गैर प्रतियोगी होती है। कैसी होती है? गैर प्रतियोगी, ठीक है ना, जिससे समूह के सभी सदस्य समान लाभ प्राप्त कर सके, समान लाभ प्राप्त कर सके। क्या मतलब हुआ कि जो ये सार्वजनिक वस्तुएं हैं, इससे प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से लाभ प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि किसी को कम और किसी को ज्यादा, समान रूप से लाभ प्राप्त होता है। इसमें पृथकता जो होती है ना, अवांछनीय होती है। कुछ शब्दों को यहां पर जो है मैं टिक मार रहा हूं, जैसे एक अर्थ इसका समझिएगा गैर प्रतियोगी, है ना, जस्ट आगे क्लियर करने वाला हूं। इसके अलावा पृथकतावादी, पृथकता क्या होती है? पृथकता का सिद्धांत, इसको भी हम पूरा क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो है ये अनेक दशाओं में संभव नहीं होती है, अनेक दशाओं में संभव नहीं होती है। कौन सी? पृथकता जो है अनेक दशाओं में, तो क्या किसी भी दशा में संभव नहीं होती है सार्वजनिक वस्तुओं के मामले में। तो यहां से सार्वजनिक वस्तुओं का सिंपल सा अर्थ आप ऐसे समझिए कि वो सभी वस्तुएं या वो सभी सुविधाएं जो सरकार के द्वारा समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्रोवाइड की जाती है, या समाज का प्रत्येक व्यक्ति जिन वस्तुओं का समान रूप से अपनी आवश्यकता के अनुसार उपभोग करे, उसी को सार्वजनिक वस्तु कहा जाता है, जिससे किसी व्यक्ति को उसके उपयोग से रोका ना जा सके। आइए थोड़ा सा और इनके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं, किस प्रकार की ये सार्वजनिक वस्तुएं होती है। एक एक टर्म पर पूरी बारीकी से हम यहां पर समझेंगे, है ना। आइए सबसे पहले देखिए, सार्वजनिक वस्तुएं उपभोग में कैसी होती है दोस्तों? गैर प्रतियोगी होती है। गैर प्रतियोगी का मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसी वस्तु, ये जो सार्वजनिक वस्तुएं होती है वो ऐसी वस्तुएं होती है जिनका अगर कोई व्यक्ति उपभोग करता है, उपयोग करता है, तो उसके उपयोग करने से ना किसी अन्य व्यक्ति के लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब ये कि ऐसा नहीं होगा कि अगर किसी ने उपयोग कर लिया उसका, तो किसी और व्यक्ति के उपयोग करने के लिए वस्तु बचे नहीं। जैसे मान लेते हैं कि एक स्ट्रीट लाइट है, जैसा हमने अभी एग्जांपल देखा था, स्ट्रीट लाइट है ना, रोड लाइट लगी हुई है। मान ले कि वहां से रोजाना एक घंटे में वहां से 100 व्यक्ति निकलते हैं, उस लाइट का प्रयोग करते, उस लाइट का उपयोग करते हुए। अगर अगले दिन या अगले घंटे में 100 की जगह अगर 200 व्यक्ति भी निकल गए, तो क्या उस लाइट पर कोई विशेष प्रभाव पड़ेगा? या जो 100 लोग पहले निकल के गए हैं उनके उपयोग पर कोई प्रभाव पड़ेगा? कि 100 से अगर 200 लोग हो गए तो क्या वो लाइट का जो फोर्स है वो कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? कुछ ऐसा प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इसी को हम बोलते हैं गैर प्रतियोगी, मतलब कि किसी व्यक्ति के उपयोग करने से किसी अन्य पर कोई प्रभाव ना पड़े, किसी अन्य के उपयोग पर कोई प्रभाव ना पड़े, उसी को हम कहेंगे गैर प्रतियोगी, है ना, गैर प्रतियोगी वस्तुएं। उदाहरण भी दिया गया, देखिए, यदि सरकार किसी पुल का निर्माण करती है तो सभी व्यक्ति उसका समान रूप से उपयोग करते हैं, है ना, लेकिन अन्य व्यक्तियों के उपयोग पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पुल बना हुआ है, कितने भी लोग उससे निकल सकते हैं। क्लियर है? सभी लोग समान रूप से उसका उपयोग करेंगे, किसी के उपयोग का किसी और पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमने देख सकते हैं कि पृथकता का सिद्धांत। पृथकता का सिद्धांत का मतलब क्या हुआ? इसको एक ऐसे समझिए दोस्तों, इसको ऐसे समझिए, पृथकता के सिद्धांत को ऐसे समझिए कि ये मान लीजिए कि अगर कोई निजी वस्तु होती है, तो वहां पर आपकी एक चॉइस होती है। आप चाहें तो खरीदें, आप चाहें तो ना खरीदें। मतलब आप चाहें तो उसका इस्तेमाल करें या चाहें तो ना करें।
है ना, ये आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो सार्वजनिक वस्तु होती है ना, उसमें कोई चॉइस नहीं होती है। इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक व्यक्ति इसका लाभ प्राप्त करता ही करता है। क्यों? क्योंकि सरकार जब इसका उत्पादन करती है ना, तो इसकी लागत समाज के प्रत्येक व्यक्ति से वसूल करती है। प्रत्येक व्यक्ति से कैसे वसूल करती है भाई? अरे टैक्स लेती है ना, तो टैक्स किसके लिए लेती है? ताकि सार्वजनिक वस्तुओं का निर्माण कर सके सरकार, है ना। तो टैक्स ही इसलिए लिया जाता है। तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति से सरकार इन सार्वजनिक वस्तुओं के निर्माण के में जो लागत लगती है उसका पैसा वसूल करती है। तो यहां पर कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता है कि मैं फलाने, जैसे कि स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट लगवानी है सरकार को, है ना। अब कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता है कि मैं उस स्ट्रीट लाइट का उपयोग तो करता ही नहीं हूं, तो मैं उसके लिए पैसा नहीं दूंगा। ये बोल करके कोई मना नहीं कर सकता, मतलब उससे पृथक अलग नहीं हो सकता। एग्जाम्पल दिया गया है, देखिए, कानून का पालन करने वाला व्यक्ति पुलिस प्रशासन आदि की व्यवस्था पर होने वाले व्यय को इस आधार पर देने से मना नहीं कर सकता कि वह उसका लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो कानून का पालन करता पूरी तरह से, उसे पुलिस फोर्स किसी की आवश्यकता ही नहीं है ना। तो वो ये नहीं बोल सकता कि भाई मैं तो पूरी तरह से कानूनों का पालन करता हूं, तो मुझे पुलिस की आवश्यकता नहीं है, तो मैं इसका पैसा नहीं दूंगा। समझ पा रहे हैं ना। तो कुल मिलाकर के ये कि पहले पॉइंट हमने देखा कि ये गैर प्रतियोगी प्रकृति की होती है। दूसरे में हमने देखा कि पृथकता का सिद्धांत इस पर लागू नहीं होता है। याद रखिएगा, पृथकता का सिद्धांत लागू नहीं होता है। पृथकता का सिद्धांत मतलब अपनी चॉइस पर डिपेंड होना, है ना, कि चाहे तो इसका इस्तेमाल करे, चाहे ना करे, मतलब उससे अलग हो जाए। क्लियर है ना। अगला और आगे समझते हैं, आगे देखते हैं। तो इसमें जो बाजार तंत्र है ना, वो भी इसमें काम नहीं करेगा। बाजार तंत्र असफल हो जाएगा। बाजार तंत्र असफल हो जाएगा। बाजार तंत्र का मतलब क्या हुआ भाई? बाजार तंत्र का सिंपल सा मतलब है, पैसा दोगे तो आप इसका इस्तेमाल करोगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। क्लियर है, समझ पा रहे हैं? पैसा दोगे तो इसका इस्तेमाल करोगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। पैसा तो आप दे रहे हैं, लेकिन वो कर के रूप में जा रहा है, और वो कोई किसी एक निश्चित वस्तु के लिए नहीं जा रहा है। सरकार जितना भी व्यय करती है, सार्वजनिक जो खर्च करती है ना, उस सभी खर्च के लिए उस कर का कोई भी पैसा वो सरकार तय करती है, कितना पैसा कहां पर खर्च करना है। ये आप नहीं बोलते हो कि मेरा ये 10 रुपए आ रहे हैं कर के रूप में, इसका इस्तेमाल आप वहां कीजिए, मेरा ये 50 रुपए आ रहे हैं, इसका इस्तेमाल वहां कीजिए। आप ऐसा डिसाइड नहीं कर सकते हो, ये सरकार का कार्य है, ये निर्धारित करने का काम सरकार का है। क्लियर है ना। तो बाजार तंत्र इसमें काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षा वस्तुओं को, कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब का लाभ तो प्राप्त करना चाहता है, लेकिन पैसा कोई देना नहीं चाहता, पैसा कोई देना नहीं चाहता। तो जब इसी स्थिति में इन वस्तुओं से संबंध में व्यक्ति अपनी पसंदगी भी व्यक्त नहीं कर सकता। समझ गए आप कि जब आपको पेमेंट नहीं करना है, व्यक्ति चाहता है कि मुझे सब मिले, सुरक्षा भी मिले, कानून की व्यवस्था भी मिले, ताकि, है ना, हर प्रकार से वो प्रोटेक्ट रहे, शिक्षा भी उसको प्राप्त हो, स्वास्थ्य भी उसको प्राप्त हो, फ्री ऑफ कॉस्ट हो, लेकिन पेमेंट देना कोई चाहता नहीं है, बस पैसा देना कोई चाहता नहीं है ना। तो इस प्रकार से वस्तुओं के संबंध में, जो ये वस्तु बनती है, इन वस्तुओं के संबंध में व्यक्ति जो है ना, अपनी पसंदगी व्यक्त नहीं कर सकता कि मुझे ये लेना है और नहीं लेना है, इसके लिए पेमेंट दूंगा और इसके लिए नहीं दूंगा। क्लियर है। तो बाजार तंत्र इस कारण से असफल हो जाता है। क्लियर है। अगला पॉइंट है इसी के अंतर्गत सार्वजनिक वस्तुओं की एक विशेषता, उसकी सीमांत लागत का शून्य होना। सीमांत लागत का शून्य होना बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है ये भी, कि इसकी एक अन्य प्रकृति ये भी है सार्वजनिक कीमत, सार्वजनिक वस्तुओं की, कि इनकी सीमांत जो लागत होती है ना, वो शून्य होती है। सीमांत लागत का मतलब क्या हुआ, जरा समझिए। फॉर एग्जाम्पल कि ये हमारा स्टूडियो है, मान लेते हैं कि हम जो है डेली 4 सेशन लेते हैं, इस स्टूडियो में 4 सेशन में पर डे लेता हूं, ठीक है ना। इन सब का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं, ठीक है। 1 मिनट के लिए आप मान लीजिए कि जिस लाइट का उपयोग मैं कर रहा हूं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट, मान लीजिए, ना मानने को प्रॉब्लम, हालांकि चार्जेस कुछ अलग से आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल के अलावा और कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है स्टूडियो का, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी को हम 2 मिनट के लिए हम ये मान लेते हैं कि इसका कोई चार्ज, इसको शून्य कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं। अब ये मान लेते हैं कि इस स्टूडियो में मैं 4 लेक्चर पर डे लेता हूं। एक अन्य कोई टीचर और आते हैं और वो बोलते हैं कि यार मेरा स्टूडियो खराब है, मुझे जो है 2 लेक्चर मुझे पर डे आपके यहां से लेना है कुछ समय के लिए, ठीक है ना। तो ये बताइए, क्या 4 लेक्चर मेरे होने के बाद अगर 2 लेक्चर वो भी ले जाते हैं यहां पर आकर के, तो क्या मेरी जो ये कॉस्ट लगी थी उस कॉस्ट में कोई वृद्धि होगी? तो आप सब बोलेंगे नहीं सर, आप लाइट में वृद्धि होती, तो लाइट तो आपने पहले ही हटा दी, लाइट को पहले ही माइनस कर दिया, तो अब कोई इसमें कोई लागत में कोई वृद्धि होगी नहीं, क्योंकि जो पेमेंट मेरा पहले लग चुका है, जो पूरा स्टूडियो इंस्टॉल करने में जो पेमेंट पहले लगा है मेरा, वही पेमेंट लगा है।
है ना। अब चाहे मैं 4 सेशन लूं, चाहे मैं 10 सेशन लूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लागत नहीं बढ़ने वाली है। तो इसी जो एक्स्ट्रा जो 2 सेशन अलग से आकर के कोई अन्य सर आकर यहां ले रहे थे, तो उनका जो कोई कॉस्ट नहीं लग रही थी ना, उसी को हम बोलेंगे सीमांत लागत, है ना। कि रोजाना जितना इस्तेमाल हो रहा है उसके अलावा भी अगर उसका कोई प्रयोग करता है, उपयोग करता है, तो उसमें कोई एक्स्ट्रा लागत नहीं लगती है। या समझ लीजिए ना, मान लेते हैं कि रोड बना हुआ है ना, रोड बना हुआ है। एक एग्जांपल ले लीजिए, आपकी नेपाल से उत्तर प्रदेश तक का रोड बना हुआ है ना, जहां से आपके सीमा हैदर जी आते हैं, है ना। तो सीमा वहां से आई थी। तो ये बताइए कि आप रोजाना वहां से विजिट करते हैं, वो रोड डेली चलता है, क्या सीमा अकेले के पाकिस्तान से नेपाल होते हुए भारत आने का कोई अलग से कुछ कॉस्ट लगी क्या? उस सड़क का कुछ अलग से खर्च हुआ क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं हुआ भाई, उसमें एक अकेला क्या 1000 लोग भी अगर उस रोड से निकलेंगे तो भी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगनी है। सड़क बन चुकी है एक बार, जितना बनने में जिस समय जितनी लागत आई थी वो लागत एक बार लग चुकी है। अब उसका इस्तेमाल हो सकता है कि हमने 1000 लोगों का इस्तेमाल के लिए बनाई थी, अगर वहां से 1100 लोग भी निकलेंगे ना तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगने वाला है। तो जो 100 लोग एक्स्ट्रा लग रहे हैं ना, उसी को हम सीमांत बोलेंगे, है ना, सीमांत उपयोग। तो सीमांत उपयोग की कोई सीमांत लागत नहीं होती है। क्लियर हुआ, है ना। तो इसमें सीमांत लागत शून्य होती है सार्वजनिक वस्तुओं में। क्लियर है। चलिए अब आगे बात करते हैं निजी वस्तुओं की। तो यार देखिए, सार्वजनिक वस्तुओं को अब थोड़ा सा उल्टा कर दीजिए, निजी वस्तु हो जाएगी। निजी वस्तु मतलब सिंपल कहानी है कि जिसका आप मतलब यहां पर आपके सामने चॉइस होती है, आपको करना है या नहीं करना है, आपको वो वस्तु चाहिए या वो वस्तु नहीं चाहिए, आप किसी वस्तु का इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जिम को ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? चाहते हैं, पेमेंट देना पड़ेगा। क्लियर है। किसी क्लब को, एक्सक्लूसिव क्लब को ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? चाहते हैं, पेमेंट देना पड़ेगा। पेमेंट नहीं दोगे तो इसकी पहुंच से आप बाहर हो जाएंगे। इसी प्रकार से कोई इवेंट में शामिल होना चाहते हैं, कोई इवेंट करना चाहते हैं, इसी प्रकार से आप होटल खाना खाने जाते हैं, है ना, तो भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। नहीं पेमेंट दोगे तो आप इसके उपयोग से बाहर हो जाओगे। क्लियर है ना। तो ये होती है आपकी निजी वस्तुएं। समझ आ रहा है ना, निजी वस्तुएं। आइए थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं इसके बारे में, जिससे आपका कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए। देखिए, निजी वस्तुओं से आशय उन वस्तुओं से है, वस्तु या सेवाओं से है जो व्यक्तियों के द्वारा उनकी व्यक्तिगत और निजी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उपयोग की जाती है। व्यक्तिगत है ना, सामूहिक नहीं। सार्वजनिक वस्तुओं में सामूहिक तथ्य आ रहा था, यहां पर व्यक्तिगत आ रहा है। तो व्यक्तिगत और या निजी जो आवश्यकताएं हैं उनकी संतुष्टि के लिए इनका उपयोग किया जाता है, इनकी संतुष्टि के लिए इनका उपयोग किया जा रहा है। ठीक है ना। उदाहरण के लिए खाद्य पदार्थ, आवास, मनोरंजन, परिवहन, संचार, ये सब क्या है? ये सब उपयोग के ये निजी साधन है ना। खाद्य पदार्थ निजी साधन है, भाई आप दोगे तो मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। आवास, घर, मनोरंजन, परिवहन, समझ पा रहे हैं ना। तो इन वस्तुओं में किस वस्तु का कितना उत्पादन होगा, ये सभी बाजार निर्धारित करता है ना। क्योंकि ये निजी वस्तु है ना, निजी वस्तु का उत्पादन कोई निजी व्यक्ति करेगा, तो कितना उसको माल बेचना है, कितना उत्पादन करना है, ये सब वो व्यक्ति निर्धारित करेगा या वो फर्म विशेष निर्धारित करेगी, जो उद्योग है। ठीक है ना। इसलिए कहा गया कि ये बाजार निर्धारित करता है कि किस वस्तु की कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, जिन वस्तुओं से लाभ अधिक होते हैं, उत्पादक उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करेगा। बाजार में इन वस्तुओं की कीमतें उनकी उत्पादन लागत और मांग द्वारा निर्धारित होती है। अब कोई व्यक्ति कितना उत्पादन करेगा, ये कैसे निर्धारित होगा? भाई जिस व्यक्ति को मान लो कि उसकी मांग बहुत ज्यादा है और कीमत भी अच्छी खासी मिल रही है, तो उस वस्तु का उत्पादन ज्यादा करेगा व्यक्ति। ठीक है ना। इसलिए कहा गया है कि यहां पर उत्पादन की जो लागत, उत्पादन की लागत और मांग, उत्पादन लागत कितनी है और मांग कितनी है बाजार में, यह निर्धारित करती है कि उसका उत्पादन करना कितना है। जो व्यक्ति इन वस्तुओं को नहीं चाहता अथवा इनकी कीमत देने की स्थिति में नहीं होता, वह इनके उपयोग से वंचित हो जाता है, उपयोग से बाहर हो जाता है। क्लियर है। इसी के अलावा इनकी प्रकृति भी जरा देख लेते हैं कि थोड़ा सा, ठीक है ना। कीमत यंत्र, देखिए कीमत यंत्र बिल्कुल इसमें लागू होगा, क्योंकि बाजार तंत्र है, ये बाजार तंत्र है ना। निजी वस्तु में बाजार तंत्र पूरी तरह सक्रिय होकर कार्य करता है। तो कीमत तंत्र जो होता है ना, मतलब इसकी जो प्राइस होती है, जो कीमत होती है ना, वो निजी वस्तुओं के उपयोग के आधार पर व्यक्तियों को 2 भागों में विभाजित कर देती है। समझिएगा, यहां पर ये जो निजी वस्तुएं होती है, ये अपने कीमत का उपयोग करके वहां व्यक्तियों को 2 वर्गों में विभाजित कर देती। 2 वर्ग कौन सा? एक जो उन वस्तुओं का उपयोग करना चाहते हैं और एक वर्ग वो जो इन वस्तुओं का उपयोग करना नहीं चाहते। तो ये 2 वर्ग हो गए, 2 लोगों का अलग अलग। ठीक है ना। अब तो जो वर्ग चाहता है
उससे ये बाजार तंत्र जो है डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगा। क्लियर है ना। तो निजी वस्तुओं से पृथक, अब देखिए इसमें पृथकता का सिद्धांत इसमें लागू होता है, सार्वजनिक वस्तुओं में लागू नहीं हो रहा था। पृथकता का सिद्धांत इसमें लागू होगा, क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति जिसको उस वस्तु की आवश्यकता है उसके लिए पेमेंट करेगा, उसको मिल जाएगी। कोई चाहे तो उसको मना भी कर सकता है कि मुझे ये वस्तु नहीं चाहिए, मतलब उसके उपयोग से वो व्यक्ति मना कर सकता है। लेकिन सार्वजनिक वस्तुओं में ऐसी स्थिति नहीं थी, वहां कोई व्यक्ति मना नहीं कर सकता था। क्लियर है ना। निजी वस्तुओं के प्रयोग में प्रतियोगी, देखिए ये प्रतियोगी होती है, वहां पर गैर प्रतियोगी थी सार्वजनिक वस्तुओं में, लेकिन ये प्रतियोगी है। मतलब ये कि अगर मान लेते हैं कि बाजार में कोई 100 वस्तुएं बिकने के लिए आई है, ठीक है ना, लेकिन उस वस्तु को खरीदने वाले की जैसे मान लेते हैं कि 100 वस्तु बिकने के लिए आती है और 100 खरीदार पहले से ऑलरेडी थे, लेकिन अचानक से 2 खरीदार और आ गए और वो 2 खरीदार पहले आकर के 2 वस्तु खरीद के ले गए। अब बेचने वाले के पास तो 98 बची ना, लेकिन 100 खरीदार फिर से आके खड़े हो गए। तो क्या हुआ कि बाद में जो डेली जो 100 लोग खरीद रहे थे उसमें से 2 लोगों का नुकसान हो चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि निजी वस्तु प्रतियोगी होती है। मतलब ये कि अगर आप उसका उपभोग कर लेते हैं, उस वस्तु का उपभोग कर लेते हैं, तो अन्य व्यक्ति के लिए उस वस्तु की पूर्ति कम हो जाती है। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से ये इसकी प्रकृति है, ठीक है ना। तो निजी वस्तुओं के संबंध में बाजार तंत्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, एग्जैक्टली होती है। परंतु इन वस्तुओं को जब बाहरी प्रभाव से संबंध किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, जो निजी वस्तुएं होती है ना, निजी वस्तुओं में बाजार अपनी पूरी भूमिका निभाता है, बाजार तंत्र। लेकिन जब इन वस्तुओं के उत्पादन पर जब बाहरी प्रभाव पड़ता है तो बाजार तंत्र साइट में से निकल लेता बाहर। मतलब ये कि बाजार तंत्र काम करना बंद कर देता, मतलब बाजार तंत्र का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कौन से प्रभाव से? बाहरी प्रभाव से। अब ये बाहरी प्रभाव क्या होता है? तो बाहरी प्रभाव का सिंपल सा मतलब होता है कि उस वस्तु के उत्पादन के कारण अनुकूल प्रभाव और प्रतिकूल प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। किसी वस्तु का निर्माण हो रहा है, उस निर्माण होने के कारण अगर समाज पर उसका अनुकूल अर्थात कि सकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो, और अगर उस वस्तु का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है अर्थात प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो क्या होते हैं ये और विस्तार से जानते हैं। इस उदाहरण के माध्यम से आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, अगर हम मान ले किसी पिछड़े हुए क्षेत्र में तेल शोधक कारखाना लगाया जाता है, किसी कोई एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जहां पर बेरोजगारी की बड़ी समस्या भी है, तो वहां पर अगर एक तेल शोधन कारखाना लगाया जाता है तो ये कारखाना लगाने से यहां पर एक आर्थिक लाभ तो ये हो जाएगा कि वहां के लोगों को रोजगार मिलने लगेगा, मतलब वहां का आर्थिक विकास होने लगेगा उस क्षेत्र का। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, प्रतिकूल रूप से देखें, प्रतिकूल प्रभाव को अगर देखें, तो प्रतिकूल प्रभाव यह होगा कि ये तेल शोधन कारखाना लगने से वहां पर प्रदूषण फैलने लगेगा, वहां की गंदगी के कारण नदियों का पानी खराब होने लगेगा, पर्यावरण दूषित होने लगेगा। तो ये पड़ेगा उस पर कैसा? प्रतिकूल प्रभाव। तो जब ये दोनों प्रभाव पड़ते हैं ना, अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव, तो ऐसी स्थिति में बाजार तंत्र काम नहीं करेगा। याद रखिएगा, बाजार तंत्र काम नहीं करेगा, मतलब बाजार की डिमांड उसके उत्पादन को प्रभावित नहीं कर पाएगी। समझ पा रहे हैं ना। चलिए, तो इन्हीं के कारण दोस्तों, इन्हें देखिए लिखा हुआ है कि इन बाहरी प्रभावों के द्वारा कितना आर्थिक लाभ हुआ और कितना आर्थिक नुकसान हुआ, ये कैलकुलेशन कीमत यंत्र के द्वारा कैलकुलेशन करना संभव नहीं है। बाहरी प्रभावों का, बाहरी प्रभाव के कारण भाई प्रदूषण हुआ है तो कितना नुकसान हुआ है, कैसे कैलकुलेशन कर पाएंगे हम? कीमत यंत्र के द्वारा नहीं कर पाएंगे ना, ठीक है ना। तो इस कारण से कहा जा सकता है कि इस मामले में अर्थात बाहरी प्रभाव के मामले में जो बाजार यंत्र है वो काम नहीं करेगा। आइए अब बात करते हैं तीसरे प्रकार की वस्तुओं की। तीसरे प्रकार की, अब देखिए यार, अब अपने कंफ्यूजन तो होगी कि सर हमने देखा कि सार्वजनिक वस्तुएं और निजी वस्तु ये दोनों तो हो चुकी है, अभी तीसरे प्रकार की वस्तुएं कौन सी आ जाएगी? दोस्तों, एक वस्तु और भी होती है तीसरे प्रकार की, एक चौथे प्रकार की भी होती है, ये है मेरिट और दूसरी होती है डीमेरिट, है ना। मैं थोड़ा सा एग्जांपल डीमेरिट का भी दूंगा इसको कंप्लीट होने के बाद में। एक मेरिट वस्तुएं होती है दोस्तों जिनको हम उत्कृष्ट वस्तुएं बोलते हैं। एक ऐसा मान लेते हैं कि अगर एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, ऐसा मान ले कि हमें यहां पर ये एम्बुलेंस नजर आ रही है, एम्बुलेंस नजर आ रही है। एम्बुलेंस मतलब कि हॉस्पिटल, मतलब स्वास्थ्य सेवा, ठीक है ना। अगर हम मान ले कि स्वास्थ्य सेवा किसी एक व्यक्ति के अंडर में आ जाए, जो कि बड़ा धनवान है, अच्छा खासा अमीर व्यक्ति है, उसके अंडर में आ जाए पूरा स्वास्थ्य का कार्य, उसके अलावा और कोई नहीं करे, उसने कॉपीराइट करवा लिया कि ये जितने भी हॉस्पिटल होंगे सब मैं चलाऊंगा, किसी को अगर बुखार भी आती है, जुकाम भी होता है, तो उसको टेबलेट मैं ही दूंगा, उसके अलावा इस पूरे भारत में कोई उसको टेबलेट नहीं दे सकता। तो सोचिए ऐसी स्थिति में क्या होगा
तो आप सब आसानी से बता पाएंगे कि सर अगर ऐसी स्थिति होती है कि स्वास्थ्य पर किसी एक व्यक्ति का अगर कब्जा हो जाता है तो व्यक्ति अपने आधार पर अपने अनुसार अपनी मनमानी करके उसकी कीमत वसूलेगा। और संभवतः जब वो अपनी मनमानी करके कीमत वसूलेगा तो जो धनी वर्ग है वो तो अपनी स्वास्थ्य की सेवाएं ले लेंगे क्योंकि उसके पास पैसा है, लेकिन जो निर्धन लोग हैं क्या वो ये सुविधाएं ले पाएंगे? बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। अभी भी संभव नहीं था, अभी से कुछ साल पहले तक, जब तक कि भारत में एक जो आयुष्मान नाम सुना होगा दोस्तों आप लोगों ने, आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड बना था सरकार ने, सुविधा एक योजना निकाली थी। तो जो आयुष्मान योजना है ना, आयुष्मान योजना आज गरीब वर्ग, मध्यम और गरीब वर्ग के लोगों के लिए एक वरदान साबित हुई है ना। उसके कारण एक मध्यम और गरीब वर्ग का व्यक्ति प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के अपना अच्छे से इलाज करवा पा रहा है। समझिएगा यहां पर। तो ये समझिए कि प्राइवेट जितने भी निजी हॉस्पिटल से है उसका प्रयोग यह है कि उसमें इलाज करवाना मध्यम या गरीब वर्ग का सिर्फ एक सपना मात्र था, नहीं करवा पाते थे, है ना। सिर्फ वो उच्च वर्ग के लोगों के लिए थी वो चीजें, है ना, समझ रहे ना। तो अगर हम मान ले कि जितने भी गवर्नमेंट की जितनी स्कीम है स्वास्थ्य को लेकर के, या जितने गवर्नमेंट के जितने सरकारी अस्पताल है उन सबको का समाप्त कर दिया जाए और एक ही व्यक्ति के हाथ में दे देंगे तो कीमतें अचानक से बढ़ने लगेगी। गरीब व्यक्ति उसका सुविधा का उपयोग नहीं कर पाएगा, जिसके कारण क्या होगा दोस्तों, गरीब वर्ग और मध्यम वर्ग वंचित हो जाएगा और वो अपना किसी भी स्तर पर अपना विकास नहीं कर पाएगा। और जब वो विकास नहीं कर पाएगा तो हमारी अर्थव्यवस्था जो है प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगी। आर्थिक विकास हमारे देश का संभव नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से एक एग्जांपल ले लीजिए स्कूल्स का ले लीजिए। अगर मान ले कि ये जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा का जो कार्य है, ये भी अगर किसी एक व्यक्ति या मतलब किसी निजी संस्थान के हाथ में पकड़ा दिया जाए पूरी तरह से, तो बताइए क्या जो स्माइल निकल रही है स्माइल आ पाएगी? ये जो स्माइल आप आ रही है, ये जो प्यारी सी स्माइल आ रही है, क्या स्माइल आप आएगी, देखने को मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। इस गरीब वर्ग के पूरे क्षेत्र से ही, उसके पूरे दायरे से ही ये स्माइल शिक्षा जो प्राप्त होने के कारण आई है वो पूरी तरह गायब हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? तो ये कुछ ऐसी हमारे समाज के आवश्यकताओं की पूरी करने के लिए सार्वजनिक रूप से भी हम बात कर सकते हैं कि सार्वजनिक रूप से कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनकी पूर्ति लोगों के लिए अति आवश्यक होती है। उनकी पूर्ति ना होने पर या उन सुविधाओं के ना मिलने पर उनका अस्तित्व भी समाप्त होने की जो है आशंकाएं रहती है। मतलब कि कंप्लीटली अगर किसी भी समाज का, किसी वर्ग का हमें विकास करना है तो कुछ विशेष सुविधाएं होती है, कुछ विशेष वस्तुएं होती है, वो उन तक पहुंचाना आवश्यक है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण होती है शिक्षा। किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए सबसे आवश्यक होती है शिक्षा, उस राष्ट्र में शिक्षा, है ना। तो शिक्षा सरकार ने अपने अंडर में की, कुछ निजी भी है, लेकिन उसका एक पार्ट जो है उसने सरकार ने अपने पास भी रखा है, जिसके माध्यम से वो गरीब तबके तक पहुंच पाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क रूप से शिक्षा दे पाते हैं, है ना। इसी अलावा स्कूलों में दोस्तों मिड डे मील मिलता है, भोजन मिलता है। इसके अलावा स्वास्थ्य के लिए सरकारी जितने भी स्वास्थ्य सेवाएं प्रोवाइड की रखी है। राशन पर मिलने वाला किराना है ना, राशन मिलता है आपको किराने की शॉप पर, है ना। सरकारी किराने की शॉप होती है, सरकारी राशन की शॉप होती है, वहां से आपको किराना मिलता है ना। तो ये सारी सुविधाएं क्या है, ताकि गरीब तबके या मध्यम वर्ग या गरीब वर्ग के जो लोग हैं ये जरूरत, जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं उनकी, वो प्राथमिक आवश्यकताएं जुटा पाए। रोटी, कपड़ा और मकान, है ना, ये तीन सबसे प्राथमिक आवश्यकताएं होती है प्रत्येक व्यक्ति की। तो ये प्रत्येक व्यक्ति को ये महत्वपूर्ण या प्राथमिक आवश्यकताएं उस तक पहुंच पाए। इन्हीं वस्तुओं को दोस्तों हम यहां पर किस नाम से जानते हैं, जो है यहाँ पर मेरिट या कह के उत्कृष्ट गुण वस्तुओं के नाम से जानते हैं। आइए थोड़ा सा इसके बारे में और विस्तार से पढ़ते हैं, जिससे कि आपको लिखना कैसे है जरा आइए, है ना, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आपको समझने में भी प्रॉब्लम नहीं आए और लिखने में प्रॉब्लम नहीं। देखिए सामूहिक आवश्यकताओं की इसको आगे बढ़ने से पहले एक बार समझ लीजिए, जो आपकी उत्कृष्ट वस्तुएं है ना, ये सार्वजनिक वस्तुएं भी है, सार्वजनिक वस्तुएं भी है और ये उत्कृष्ट वस्तुएं भी है। लेकिन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस यही है कि उत्कृष्ट वस्तुओं में चॉइस होती है, आप चाहते हैं तो ले, चाहते हैं तो ना ले। दूसरा एक इसमें अंतर और होता है उत्कृष्ट वस्तुओं में, उसमें अंतर यह भी होता है कि उत्कृष्ट वस्तु में अंतर यह होता है कि ये तुरंत आवश्यकताएं होती है। तुरंत आवश्यकता समझ रहे ना, कि तुरंत आवश्यकता वाला एक समूह होता है समाज का, जिसको ये आवश्यकताएं तुरंत लगती है, तुरंत आवश्यकताएं होती है इनकी, ठीक है ना। देखिए सामूहिक आवश्यकताओं की ऐसी वस्तुएं जो सामाजिक कल्याण की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। किसके? सामाजिक कल्याण की दृष्टि से।
समाज के आर्थिक विकास के ऊंचे स्तर को प्राप्त करना है, अगर हमें समाज के निचले वर्ग का अगर हमें आर्थिक विकास करना है या उसको ऊंचे स्तर पर लेकर आना है आर्थिक रूप से, तो उसमें ये गुण वस्तुएं ही महत्वपूर्ण होती है। इन गुण वस्तुओं को प्रोवाइड करके उस निचले तबके को हम समाज के ऊंचे वर्ग तक ला सकते हैं, दोनों में इक्वलिटी ला सकते हैं। जैसे शिक्षा प्रोवाइड करके, स्वास्थ्य दे करके, और भी कई सारे उदाहरण है ना। तो यदि शिक्षा को पूरी, देखिए एग्जांपल बहुत प्यारा दिया गया है दोस्तों, यहाँ स्पष्ट पूरा क्लियर होने वाला। देखिए अगर हम शिक्षा को पूरी तरह किसी निजी क्षेत्र के हाथों में सौंप दें तो शिक्षा इतनी महंगी हो जाएगी कि केवल संपन्न वर्ग ही इसका प्रयोग कर पाएगा, मतलब इसका लाभ उठा पाएगा। मध्यम और गरीब वर्ग जो है इससे पूरी तरह से वंचित हो जाएगा, दूर हो जाएगा। इसके क्या होगा इस कारण से, अगर गरीब वर्ग को या मध्यम वर्ग को शिक्षा नहीं मिल पाएगी तो क्या होगा दोस्तों, तो आर्थिक कुशलता धीरे धीरे कम होने लगेगी और समाप्त हो जाएगी, मतलब आर्थिक कुशलता में कमी आने लगेगी। और यही कंडीशन स्वास्थ्य को लेकर के भी है, स्वास्थ्य को लेकर के भी है। स्वास्थ्य सेवाएं भी अगर हम निजी हाथों में पूरी तरह सौंप दे तो जो स्कूल जो शिक्षा की हालत हो रही थी वही आपके स्वास्थ्य के साथ हो जाएगी, है ना। उदाहरण दिया गया है, इसको पढ़ेंगे आप लोग, डायरेक्ट चलिए पढ़ के बता देता हूं मैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। उदाहरण में दोस्तों कहा गया है कि देखिए सरकार जो है ना प्रत्यक्ष रूप से स्कूल या कॉलेज खोलती है, प्रत्यक्ष रूप से सरकार जो हेल्प करती है तो क्या करती है, स्कूल खोलेगी, कॉलेज खोलेगी, वहां पर किसी को भी रोकने से मतलब आने से मना नहीं किया जा सकता। भले ही सरकार ने इसको मध्यम और निम्न वर्ग के लिए खोला है, लेकिन अगर कोई उच्च वर्ग का व्यक्ति भी, बच्चा भी अगर इसमें आकर एडमिशन लेना चाहता है तो उसको मना नहीं किया जा सकता, है ना। तो ये तो हो गया सरकार की प्रत्यक्ष सहायता। लेकिन सरकार इसकी अप्रत्यक्ष सहायता भी करती है। अब मान लेते हैं कि सरकारी स्कूल में जितने बच्चे जितने बच्चों ने एडमिशन लिया है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो सबके सब गरीब वर्ग से हो। तो ऐसे में सरकार अप्रत्यक्ष रूप से उस स्कूल में जो गरीब वर्ग के या मध्यम वर्ग के बच्चे हैं उनको शिक्षा के लिए अनुदान भी देती है, जिससे गरीब वर्ग इसका लाभ प्राप्त करे। और इस प्रकार से सरकार, और सेम कंडीशन दोस्तों सरकारी अस्पतालों में भी प्राप्त होती है। सरकारी अस्पताल प्रत्यक्ष रूप से और आयुष्मान योजना जैसी अप्रत्यक्ष रूप से अनुदान लाभ। क्लियर हो पा रहा है ना। तो इस प्रकार सरकार जो है उत्कृष्ट वस्तुओं को लेकर के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से समाज की सहायता करती है। क्लियर है ना। तो गुण वस्तु देखिए यहां पर थोड़ा सा कनेक्शन बताया गया है। गुण वस्तु मतलब उत्कृष्ट वस्तु और सार्वजनिक वस्तुओं में क्या बताया गया है कि गुण एवं सार्वजनिक वस्तु दोनों में ही सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है, सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है और एक ही अर्थ में प्रयुक्त भी किए जाते हैं, सार्वजनिक वस्तुएं हैं। लेकिन इनमें माइनर सा एक छोटा अंतर होता है। क्या अंतर होता है, गुण वस्तुओं में उपभोक्ता की पसंदगी का पता होता है, पसंदगी का पता होता है, ठीक है ना, कि व्यक्ति को क्या चाहिए। बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, भूखा है, तो उसको दोपहर में खाना चाहिए, इसलिए मिड डे मील स्टार्ट कर दिया गया है, समझ रहे ना। तो इन वस्तुओं की तुरंत आवश्यकता, क्या कहा गया, इन वस्तुओं की तुरंत आवश्यकता वाला एक समूह होता है जिससे उसका लाभ होता है। हाँ, समाज को भी इसका लाभ प्राप्त होता है। कैसे होता है भाई, अगर कोई समाज में अगर लोग अधिक स्वस्थ होंगे, अधिक शिक्षित होंगे तो अप्रत्यक्ष रूप से समाज को ही तो लाभ मिलेगा ना, अर्थव्यवस्था की कुशलता बढ़ने लगेगी, ठीक है ना। और इसी कारण गुण वस्तुएं सार्वजनिक वस्तुओं के पारस्परिक तत्व का समावेश रखती है। क्लियर हुआ। तो आई होप कि दोस्तों ये तीनों जो कंसेप्ट थे आपके, सार्वजनिक, निजी और उत्कृष्ट वस्तु वाले, तीनों पूरे अच्छे से क्लियर हो पाए होंगे। अगले सेशन में हम चर्चा करेंगे कि जब बाजार में सरकार उतर जाती है, राज्य उतर जाता है, तो बाजार असफल कैसे हो जाता है। इसका छोटी सी झलक हमने यहां पर भी देखी थी। बाजार तंत्र की असफलता कब होती है असफलता, जब भारी प्रभाव पड़ना प्रारंभ होता है। वस्तु के उत्पादन पर जब भारी प्रभाव पड़ना प्रारंभ होता है तो बाजार तंत्र असफल हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। उसी प्रकार से इस नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि बाजार की असफलता और राज्य की भूमिका। जब किसी वस्तु के उत्पादन में जब राज्य अपनी भूमिका निभाता है तो बाजार किस प्रकार से असफल हो जाता है। यह चर्चा दोस्तों अगले सेशन में होगी। मिलेंगे अगले सेशन में इसी प्रकार से नए
स्टूडेंट हैं, पहली बार हमें सेशन में फॉलो किया है, सेशन अगर आपको अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक करते हुए चले, और नए स्टूडेंट पहली बार फॉलो कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि कंटिन्यू आप हमारे साथ अध्ययन करना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए और घंटी को बजा दीजिए, जिससे कि हम नोटिफिकेशन के द्वारा आपके मोबाइल की स्क्रीन तक पहुंच पाए। जैसे ही हमारा सेशन होगा दोस्तों, अपलोड होगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आप हमारे लाइव सेशन भी अटेंड कर पाएंगे। इस सब के अलावा अगर आप पूरे सिंसियर होकर के हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अन्य कहीं से आपको, आपके पास में इतने स्रोत नहीं है पढ़ने के, या कहें कि आप जो है कॉलेज अटेंड नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, या कॉलेज में सेशन नहीं चल पा रहे हैं, या कोई अलग से संस्थान ज्वाइन नहीं कर सकते, ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकते, या कोई और कारण भी हो सकता है, पुस्तक नहीं है, मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको कंप्लीट स्टडी प्रोवाइड कर रहा हूं। इसी के लिए बोलता हूं आपसे बार बार कि आइए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, निःशुल्क है पूरी तरह से, वहां पर आपको क्लास भी मिलेगी, नोट्स भी मिलेगा। संभवतः ऐसा हो सकता है कि आपने कोई 2-3 दिन का आपका ब्रेक हो जाए तो आपकी कोई भी सेशन मिस नहीं होगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन है तो कोई सेशन आपका मिस नहीं होगा, सब सेशन जब चाहे आप उसको अटेंड कर सकते हैं। मिलेंगे अगले सेशन दोस्तों, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।